नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम जानेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के बारे में, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम समय में। उससे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के परिचय के बारे में। तो थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एल का मतलब होता था ली, यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। इनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था और मृत्यु भी अमेरिका में हुई थी। इसके दिनांक को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ये किस देश से बिलोंग करते थे, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। वह प्रख्यात मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सीखने को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया, यानी थॉर्नडाइक ने अपने जो रिसर्च किया और उसके बारे में क्या बताया, इन्होंने ये प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद इन्होंने साइंटिफिक तरीके से हम किसी चीज़ को कैसे सीखते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। इनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी जो पहली पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में लिखी गई थी। एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में इन्होंने इसको लिखा था। उसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1913 में लिखी गई थी। ये तीनों पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद इनका जो सिद्धांत है किस नाम से जाना जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके सिद्धांत का नाम क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इंग्लिश में बात करें ट्रायल एंड एरर थियरी। ट्रायल एंड एरर थियरी, इसको ध्यान रखना है। इसी को हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपन को बोलते हैं इंग्लिश में स्टिमुलस और अनुक्रिया को बोलते हैं रिस्पॉन्स। कहीं कहीं केवल एस आर थियरी भी लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की बात की जाए या उद्दीपन अनुक्रिया की बात की जाए या एस आर सिद्धांत की बात की जाए, ये सारे एक ही चीज़ है, बस इसका नाम अलग अलग है। इसके बाद जो इनकी सिद्धांत का मुख्य विचार था, यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया, इसको हम समझते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि जो सीखना होता है वो भूल और प्रयास के माध्यम से होता है। यानी जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हम भूलते भी हैं और उसके बाद दोबारा प्रयास करते हैं, यानी सीखना भूल और प्रयास का ही परिणाम होता है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो सही प्रक्रिया होती है जब हम करते हैं, यानी जब कोई कार्य हम सीखते हैं, अगर वह प्रक्रिया सही होती है तो हम उसको बार बार अपने व्यवहार में दोहराते रहते हैं। यानी सही प्रक्रिया मिलने पर हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमें उसका जो रिस्पॉन्स है पॉजिटिव तरीके से मिल रहा होता है। वहीं पे गलत प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यानी जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, सही प्रक्रिया करते हैं, तो बार बार हमें चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव फीडबैक मिलने लगता है और धीरे धीरे जो हम उसमें गलतियां करते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इस सिद्धांत को इन्होंने इन्होंने एक पजल बॉक्स में प्रयोग किया। कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया जिसका नाम था पजल बॉक्स, और उस पजल बॉक्स में दरवाजा लगा हुआ था जो कि लीवर से खुलता था। यानी एक दरवाजा लगा था, उस दरवाजे में एक लीवर लगा था जिसको दबाने पर उस पजल बॉक्स का दरवाजा खुल जाता था। ठीक उसके सामने भोजन रखा था जो बिल्ली को प्राप्त करना था, बिल्ली को खाना था। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखना है कि बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, उसके सामने एक भोजन एक कटोरी में रखा रहता है, उसको देखता रहता है। अब बिल्ली को भूख लगती है, भूख लगने के बाद वह भोजन को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है, उसको पता नहीं होता कि दरवाज़ा कैसे खुलेगा। वो कई बार असफल प्रयास करती है बाहर निकलने के लिए कि उसको भोजन मिल जाए, लेकिन उस असफल प्रयास में कई बार ऐसा होता है कि उसका अचानक से जो पैर होता है वो लीवर पे पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है, उसको भोजन मिल जाता है। लेकिन एक ही बार में उसने यह चीज़ नहीं सीख पाई। कई बार उसने जब प्रयास किया तो उसको लगा, एक टाइम ऐसा आया कि हाँ, इस लीवर को दबाने से दरवाज़ा खुल जाता है और भोजन मिल जाता है। इसी को इन्होंने बताया। थॉर्नडाइक ने ये बताने का प्रयास किया कि कई बार असफल प्रयास
किया गया। उन्हीं असफल प्रयासों में एक वक्त ऐसा आता है जब व्यक्ति या बिल्ली जैसे सीखती है, ऐसे ही व्यक्ति सही चीजों को सीख जाता है। यानी असफल प्रयास करने से व्यक्ति जो है उसी में से एक सफल प्रयास कर लेता है और उसी को सीखना कहते हैं। इन्होंने अपने नियम में ये बताने का प्रयास किया, इन्होंने दो नियम बताया। दो नियम के अंतर्गत जैसे सीखने का प्रमुख नियम दिया, उसके बाद गौड़ नियम दिया। सीखने के प्रमुख नियम में जो इनका पहला नियम था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम यह कहता है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है तो सीखना आसान और प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए बच्चा जब पढ़ने के लिए तैयार होता है तभी वह अच्छी तरीके से सीख पाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम कोई चीज़ सीखने के लिए मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तैयार होते हैं तो हम उस चीज़ को आसानी से सीख पाते हैं। वहीं पे अगर हम मानसिक और शारीरिक रूप से नहीं तैयार होते हैं तो हम चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने प्रमुख नियम के अंतर्गत दूसरे नियम को बताया कि अभ्यास का नियम। यानी हमें कोई भी चीज़ अगर सीखना होता है तो हमें उस चीज़ को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं तो वह चीज़ हम सीख जाते हैं। जैसे लिखने का जो अभ्यास होता है वो लेखन कौशल में निपुणता लाती है। छोटे बच्चों को बार बार लिखवाया जाता है ताकि वो अच्छे से लिख पाएँ। कोई चीज़ जैसे हम मान लीजिए मैथ सीखते हैं तो हम मान लें हम हमें मैथ नहीं आती है तो लेकिन धीरे धीरे जोड़ घटाना गुणा भाग सीखते हैं, बोर्ड मॉस सीखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि हम मैथ्स को सीख लेते हैं। उसके बाद तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यह कहता है कि जिस कार्य से व्यक्ति को संतोष या सुख मिलता है वह उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पे जिस कार्य से हमें असंतोष या दुख मिलता है उसको दोहराने की संभावना घट जाती है। यानी हम कोई काम करते हैं तो उस काम का हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है यह इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उस काम को आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम करते हैं, अगर हमें प्रशंसा मिलती है तो हमें अच्छा लगता है और वह कार्य हम फिर दोबारा से दोहराते हैं। वहीं पे अगर हमें डांटा जाता है, फटकारा जाता है तो हम उस काम को बंद कर देते हैं, यानी नहीं करते हैं। तो सीखने के प्रमुख नियम के अंतर्गत ये 3 नियम थे, इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के लिए हम एक शब्द बता सकते हैं, TAP, टैप। टी का मतलब तत्परता, ए का मतलब अभ्यास और पी का मतलब प्रभाव का नियम। तो टैप के माध्यम से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद आता है गॉड नियम। गॉड नियम का मतलब सेकेंडरी लॉ। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सा नियम जो है गॉड नियम के अंतर्गत आता है। बहु प्रतिक्रिया का नियम पहला नियम है। उसके बाद मनोवृत्ति यानी सेट का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य द्वारा प्रतिक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये जो 5 नियम है ये गॉड नियम के अंतर्गत आते हैं। हम इन नियमों को समझते हैं, आखिर इस नियम के अंतर्गत हम कैसे सीखते हैं और क्या बताया जाता है। बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं कि जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, ठीक है, उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मान लेते हैं हम कोई रीजनिंग का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उस रीजनिंग के क्वेश्चन को लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार में उसको लगा पाए। हम कई बार उसको लगाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उसको हम लगा लेते हैं। यानी किसी भी काम को सीखने के लिए हम कई बार मल्टीपल टाइम उसका रिस्पॉन्स करते हैं, यानी लगाने का प्रयास करते हैं। तो कई बार प्रयास करते हैं तो हमारा वो काम हो जाता है। उसके बाद मनोवृत्ति ऑब्लिक सेट का नियम। यानी हम जब कोई काम करते हैं तो उस काम को लेकर के हमारे माइंड में उस काम को लेकर के क्या एटीट्यूड होता है, यानी हमारी मानसिक स्थिति उस कार्य को किस नज़रिए से देखती है। अगर वह कार्य हमें अच्छा है और हमारी रुचि के अनुसार है तो हम उसको बहुत आराम से सीखते हैं। वहीं पे अगर हमारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। यानी अगर हमारा उसमें मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति से हम पूरी मनोवृत्ति के साथ काम करते हैं तो वह चीज़ों को हमारा मन लगता है और अच्छे से सीख जाते हैं। उसके बाद आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है
तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही बार में पूरी समस्या का समाधान कर पाएँ। हम उस समस्या को कई भागों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम छोटे-छोटे भागों के द्वारा उस पूरी समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई किताब है, उस किताब को हमें एक ही बार में पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम उस किताब को कई भागों में बाँट देते हैं। उसके बाद हम धीरे-धीरे एक-एक लेसन, 2-2 लेसन पढ़ते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि पूरी किताब खत्म हो जाती है। सादृश्य द्वारा प्रतिक्रिया, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई हमने किसी काम को सीखा था, ठीक? हमने कोई काम पहले से सीखा था। अब अगर वही काम हो सकता है या हो सकता है कि उससे मिलता-जुलता काम, वही काम ना हो लेकिन कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हो, तो हम जैसे प्रतिक्रिया पहले वाले काम में किए थे उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ जाएगा। जो व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है उसको स्कूटी या मोटरसाइकिल सीखने में आसानी होती है, लेकिन जो व्यक्ति कभी साइकिल ही नहीं चलाया है उसको स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत होगी। उसके बाद आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। यहाँ पे ये समझना है हमको कि जब हमने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया था तो उसके पहले हमें साइकिल चलाना आता था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम साइकिल चलाना सीखे थे तो वहाँ पे जो जो समस्या आई थी हमारे दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं कि हम साइकिल सीख रहे थे तो यहाँ पे ये समस्या आई थी। ऐसे ही मोटरसाइकिल या स्कूटी सीखने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यानी गिर सकते हैं, चोट लग सकता है, तो हम बहुत उसको कायदे से, आसानी से, यानी बहुत ही सतर्क तरीके से सीखते हैं। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, वह क्लास में बैठा है, तो बार बार जब घंटी बजाई जाती है तो बच्चा क्या करता है कि अपने क्लासरूम को छोड़ करके, चाहे वो लंच होता है चाहे वो छुट्टी होती है, बेल बजती है तो बच्चा समझ जाता है कि हमारी लंच का या छुट्टी का टाइम हो गया है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि टीचर ने कहा छुट्टी, यानी बेल ना बजा करके केवल छुट्टी ही कह दिया गया, तब भी वो चीज़ वो अपने लंच को या कह सकते हैं कि छुट्टी हो सकती है। यानी कोई प्रतिक्रिया जब बार बार होने लगती है तो धीरे धीरे अगर उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए तो व्यक्ति उस टाइम पे वही प्रतिक्रिया करेगा। यानी निष्कर्ष, इनके नियम में कुछ जो निष्कर्ष निकलता है वह क्या होता है, तो इन्होंने अपने निष्कर्ष में ये बताया कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है जो प्रयास और भूल के द्वारा तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो के द्वारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सेव करके आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है उसी तरीके से सेम आपको पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है। बार बार उसका रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। इसको सीखने के बाद आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही हमारी अगली वीडियो इसके बाद आएगी। और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सुपर टेट का पूरा सिलेबस इसी पीडीएफ के माध्यम से ऐसे आपको करवाया जाए। जब ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम साइकोलॉजी का और पेडागोजी का और जो भी लाइव ये जो जीवन कौशल होता है या जो भी सब्जेक्ट है उसका हम पीवाईक्यूज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और हम कोशिश करेंगे कि जो आने वाली वीडियो है उसकी क्वालिटी और भी अच्छे से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, बस हम यही बताएंगे कि इसमें जो ये लिखा हुआ है आप इसको ऐसे ही नोट कर सकते हैं कॉपी में। इसमें आपको कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा इस नियम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपका कोई सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।